So let's see realism in international politics. So there are various sub-disciplines also. We are going in a lot of depth. ठीक है. So realism is a dominant theory बोला जाता है, एक ट्रेडिशनल theory बोला जाता है. हैंस मॉर्गेंथौ इज सुप्रीम या उसके फाउंडर सॉर्ट ऑफ कंसिडर करेंगे हम. ठीक है. सो इनका जो पूरा इमर्जेंस है वो आइडियलिज्म के क्रिटिक में है कि कैसे आइडियलिस्ट लोग व्हाट आउट टू के चक्कर में व्हाट इज को देखना भूल गए और उस चक्कर में पूरा वर्ल्ड वॉर 2 हो गया. ठीक है. फैसिज्म नाजिज्म का राइज हो गया. इन सब चक्कर में ये उसको बोल रहे हैं. ठीक है. तो इट एसेट्स दैट ग्लोबल पॉलिटिक्स इज अ पावर पॉलिटिक्स, अ रियल पॉलिटिक ड्राइवन बाय द इनएस्केबल रियलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रेदर देन कोऑपरेशन. तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो मतलब आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो. ठीक है. तो ये तो है, वॉर इज ए नेचुरल, इस तरीके से. ठीक है. सो रियलिज्म एम्फसाइजेस सेंट्रलिटी ऑफ स्टेट फर्स्ट, नेशनल इंटरेस्ट सेकंड एंड पावर. ये कीवर्ड्स याद रखो, आपके एग्जाम्स में ऑप्शंस में यही कीवर्ड्स होते हैं. ठीक है. सो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. इट व्यूज इंटरनेशनल एरिना एज अ सेल्फ हेल्प. तो स्टेट किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते. कोई भी भाई, आप इंडिया यूएस बहुत अच्छा अच्छा चल रहा था, सब ट्रम्प आया तो खुश हो गए, मतलब हमारे यहाँ पे कि और अच्छा चलेगा. लेकिन क्या हुआ बाद में? तो मतलब एकदम अनसर्टेन हो गया ट्रम्प के साथ डील करना. वो कुछ भी कभी भी कुछ भी करता है. तो इस चक्कर में पूरा कोलैप्स हो गया. तो मतलब आप किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते. ठीक है. तो आपके ऊपर ही आपको खुद जो भी करना है, आत्मनिर्भर जो भी बनना है. ठीक है. तो सेल्फ हेल्प ही चाहिए इस तरीके से. सर्वाइवल होता है वो अल्टीमेट गोल है. मतलब आपको सर्वाइव करना है बस. कोई मॉरल्स नहीं, कोई एथिक्स नहीं, कुछ नहीं. सर्वाइवल के ऊपर कुछ नहीं. ठीक है. तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यही है कि मतलब अगर थियोसिडिडेस, हॉब्स, मैकियावेली, इनके डेप में अभी हमें नहीं जाना, लेकिन उनका जो ह्यूमन नेचर का था ना कि ह्यूमन इज अ सेल्फिश, ग्रीडी, पावरलेस्ट होता है, हमेशा पावर के पीछे भागता रहता है वहां से. तो वहां से ये पूरा थियरी बिल्डअप करते हैं. ह्यूमन नेचर के ऊपर इनका बहुत ज्यादा फोकस है. ठीक है. सो स्टेटिज्म मतलब स्टेट इज अ सेंट्रिक, स्टेट सेंट्रिक पूरा व्यू है. स्टेट इज अ प्री एमिनेंट एक्टर, बाकी के अदर एक्टर्स जो है वो सबऑर्डिनेट है स्टेट के लिए. ठीक है. जो एनजीओ है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वगैरह वगैरह. सर्वाइवल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल स्टेट इज अ सर्वाइवल. सर्वाइव करना है. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमन राइट्स वगैरह ये सब सेकेंडरी आता है. और सेल्फ हेल्प एनार्किक सिस्टम है पूरा, और सेल्फ हेल्प ही सबसे इंपॉर्टेंट है. नो अदर स्टेट और इंस्टीट्यूशन कैन बी रिलाइड अपॉन. आपके सर्वाइवल के लिए किसी के ऊपर भी रिलाई नहीं रहा जा सकता है. क्योंकि भाई अभी क्या हो रहा है, यूएन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा. गाजा चल रहा है, वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है. यूएन क्या कर रहा है? अभी फेल ही हो गया पूरा, अगर वो ऐसे देखे तो इसलिए किसी के ऊपर आप रिलाई नहीं रह सकते हो. ठीक है. इस तरीके से इसको देखा जाता है. सो फंडामेंटल एजम्पशंस क्या है रियलिज्म की? सो रियलिज्म इज बिल्ट ऑन अ सेट ऑफ सम पेसिमिस्टिक बट प्रैग्मेटिक एजम्पशंस. पेसिमिस्टिक क्यों? क्योंकि इनका ह्यूमन नेचर का जो एजम्पशन है वो बहुत ही पेसिमिस्टिक है. मतलब हॉब्स, मैकियावेली, ठीक है, कौटिल्य, ये सब हम वहां पे ट्रेस कर सकते हैं इनका जो एजम्पशन है. तो पेसिमिस्टिक व्यू में ह्यूमन बीइंग्स आर इनहेरेंटली इगोइस्टिक, सेल्फ इंटरेस्टेड, ठीक है, पावर हंग्री, एंड दैट नेचर इज रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर ऑफ स्टेट. तो स्टेट भी हमेशा पावर हंग्री. चाइना क्या करता है, मतलब इतना एक्सपांशनिस्ट है कि वो इतना ऑलरेडी इतना बड़ा है, लेकिन तो भी वो क्लेम कर रहा है अलग अलग टेरिटरीज वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, जो उस टाइम पे जो चाइना सी उस पूरे रीजन में. ठीक है. तो या यहाँ पे क्लेम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम कर रहा है, या ऊपर वहाँ पे लद्दाख के पास क्लेम करता रहता है, डोकलाम में वहाँ पे इशू कर रहा है. तो ये सब हमेशा वो पावर हंग्री एक्सपांशनिस्ट रहा है चाइना का नेचर. ठीक है. वो कभी भी पीसफुल नेचर नहीं रहा है चाइना का. तो वही मतलब ह्यूमंस का नेचर उस स्टेट के नेचर में रिफ्लेक्ट हो जाता है. एनार्की, पूरा इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एनार्किक है. एनार्की मतलब कोई रूल नहीं है, कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई मॉडरेट नहीं कर रहा किसी के बिहेवियर को. सो दिस डज नॉट मीन केओस बट एब्सेंस ऑफ सेंट्रल वर्ल्ड गवर्नमेंट. ठीक है. इस तरीके से स्टेट सेंट्रिज्म, पूरा पूरा स्टेट एज अ प्राइमरी एक्टर. रैशनैलिटी, स्टेट के जो डिसीजन है वो रैशनली वो ले रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट्स क्या होंगे. क्योंकि एक अगर ये रैशनैलिटी नहीं रहेगी ना तो पूरा डिटरेंस खत्म हो जाएगा. क्योंकि क्या होता है कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो भाई मेरे पास भी सपोज न्यूक्लियर वेपन है, तो इस तरीके से फिर वो सोचते हैं ना कि मैं यूज करूंगा तो वो भी यूज करेगा, तो मैं भी नहीं रहूंगा. तो इस तरीके से डिटरेंस का पूरा कंसेप्ट यहाँ से आता है. ठीक है. मतलब आपको बस डिटर करना है, उसको सच में यूज नहीं करना. ठीक है. यूज करोगे तो मतलब उसका कुछ रहेगा नहीं. रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल मोरालिटी, कोई नो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स दैट कैन गाइड अ स्टेट बिहेवियर. सो मोरल रीजनिंग्स हैज अ लिटिल और नथिंग टू डू विद रिलेशंस बिटवीन स्टेट. ठीक है. इसके ऊपर प्रताप भानु मेहता, इनका एक आर्टिकल आया था अभी, जो भी गाजा का हुआ, या बाद में जो ट्रम्प अभी ग्रीनलैंड चाहता है. ठीक है. ये सब क्या है हो रहा है. ठीक है. या तो कैसे इंटरनेशनल लेवल पे
मोरालिटी जो भी थोड़ी बहुत थी वो कैसे कोलैप्स कर गई, और उसको हमें फिर से अब इंटरनेशनल वैल्यूज को वगैरह बिल्ड करना पड़ेगा। और उसके इसके आई थिंक कनाडा के जो अभी रिसेंट जो पीएम है अभी करंट, उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच दिया था यूएन में, उसको उन्होंने थोड़ा बहुत प्रेज किया था कि उन्होंने एटलीस्ट थोड़ा स्टैंड लिया है वर्ल्ड लेवल पे। ट्रम्प को रोकना बहुत जरूरी है इस तरीके से। तो ये पूरा यहाँ से आता है, ठीक है। सो क्लासिकल रियलिस्ट अगर हम देखें तो ह्यूमन नेचर एज अ रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वो देखते हैं, ठीक है। उसमें थ्यूसिडिडेस आएंगे, उनका मिलियन डायलॉग या वो पूरा उस टाइम का जो वॉर था, पेलोपोनेशियन वॉर की हिस्ट्री उन्होंने लिखी, और उनको फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। आइडेंटिफाइड फियर, ऑनर एंड इंटरेस्ट एज अ ड्राइवर्स ऑफ वॉर, ठीक है। उसके बाद मैकियावेली, लायन एंड फॉक्स का पूरा कंसेप्ट हो, रूलर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग लाइक अ लायन, कनिंग लाइक अ फॉक्स, प्रिंस इनका इंपॉर्टेंट बुक है। ड्यूअल मोरालिटी की बात करते हो, ठीक है, प्राइवेट मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी। देन हॉब्स, उनका स्टेट ऑफ नेचर में वो एक प्री सोसाइटल कंडीशन है जिसमें ह्यूमन नेचर जो है वो सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट, ये वैसे के वैसा आया है अपने के एग्जाम्स में ये कोट्स, ठीक है। लिवाइथन इनका इंपॉर्टेंट ग्रुप बुक है। इंटर रिलेशंस इज अ परमानेंट स्टेट ऑफ नेचर, ये वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट वॉर, ऐसे वो लिखते हैं, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ईएच कार उन्होंने 20 ईयर्स क्राइसिस लिखा, तो पूरा यूटोपियनिज्म, आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज की कर दिया उन्होंने। बोला कि मोरालिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर, मतलब जो मोरल लग रहा है ना वो कोई डोमिनेंट पावर जो है उन्होंने डिसाइड किया कि ये मोरल है भाई, इसको मानो, मतलब बाकी लोगों को उसको मानना है, इस तरीके से। रियलिज्म एंड यूटोपियनिज्म आर डायलेक्टिकल ऑपोजिंग फोर्सेस, इस तरीके से 20 ईयर्स क्राइसिस, अलग अलग एग्जाम में ये बुक आता रहता है ये कार का। इसमें मॉर्गन तो आएंगे, एनिमल्स डोमेनिटी की बात करेंगे, लस्ट ऑफ पावर है, कैसे सब केओस है, उस तरीके से। डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर, तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है, पावर, पावर को सीख करना मतलब ही नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, और वो सर्वाइवल के लिए वही जरूरी है। कंसिडर्ड पोप ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, इसको कहते हैं पोप ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। देन रेनहोल्ड निवर, क्रिश्चियन रियलिज्म आर्ग्यूड दैट व्हाइल इंडिविजुअल्स माइट बी मोरल, सोसाइटीज आर इनविटेबली इमोरल, इस तरीके से इन्होंने आर्गल किया। मॉरल मैन, इमोरल सोसाइटी, इस तरीके से इनका इंपॉर्टेंट बुक है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, मॉर्गन तो अलग अलग एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। देन मॉर्गन के 6 प्रिंसिपल्स देखते हैं, ये भी अलग अलग एग्जाम में आते रहता है। सो पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। ऑब्जेक्टिव मतलब वो सब्जेक्टिव को पूरा हटा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ह्यूमन नेचर ऑब्जेक्टिव हो क्या है, पावर हंग्री है, सेल्फिश है, ग्रीडी है, इस तरीके से। नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, मतलब किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी कंट्री के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश होता है वो क्या होता है, हर एक कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है। नेशनल इंटरेस्ट क्या है, पावर है, पावर है मतलब नेशनल इंटरेस्ट। तो ऐसे दोनों को एक सॉर्ट ऑफ एक ही कर दिया, ठीक है। तो पावर को मैक्सिमाइज करते रहना है बस आपको, आपको एक्सपांड करते रहना है, पावर को मैक्सिमाइज करते रहना है, वही आपका सर्वाइवल रहेगा, आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं रह सकते। इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड, इट चेंजेस ओवर टाइम, कॉन्टेक्चुअल होते हैं, कोई भी इंटरेस्ट फिक्स नहीं होते, चेंजेस ओवर टाइम। यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एक्शंस ऑफ द स्टेट्स, कोई भी यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं। प्रूडेंस इज द हाईएस्ट वर्च्यू, जो भी प्रूडेंस, जो भी उस टाइम पे डिसीजन लिया जाएगा। रिफ्यूजल टू आइडेंटिफाई द मोरल एस्पिरेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन विद द मोरल लॉज दैट गवर्न अ यूनिवर्स, दोनों के बीच का वो रिफ्यूज कर दिया। एटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल स्पीयर, ठीक है। तो पॉलिटिक्स इज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इकोनॉमीज और अ लॉ, ये सब बोलते हैं ना कि इकोनॉमी ट्रेड बढ़ेगा तो ये होगा ये वगैरह, नहीं भाई, पॉलिटिकल स्पीयर एक एटोनॉमस स्पीयर है, इस तरीके से उन्होंने देखा है, ठीक है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन इनका जो बुक था, इसको क्रिटिसाइज करेंगे टिकनर बाद में, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल रियलिज्म आता है, आप न्यू रियलिज्म इसको बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर, यहाँ पे फोकस करो स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर डिक्टेट कर रहा है, ये आउटसाइड इन थ्योरी है। जो क्लासिकल रियलिज्म था वो इनसाइड आउट थी, मतलब ह्यूमन नेचर अंदर देख रहे हैं और वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर हमें डिक्टेट कर रहा है, तो आउटसाइड इन, ठीक है। एक क्वेश्चन इनसाइड आउटसाइड आया है यूजीसी नेट में, इसलिए मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। Emerging in the late 1970s, neorealism shifted the focus from human nature to structure of the international system. तो तब क्या स्ट्रक्चर था, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, दो ब्लॉक्स, थर्ड ब्लॉक एज अ नाम, ये सब पूरा स्ट्रक्चर कैसे डिक्टेट कर रहा है स्टेट की पॉलिसीज को, इस तरीके से। So key shift is it is not evil human nature that causes war, but anarchic structure of the system that forces even peaceful states to act aggressively. ठीक है। So capabilities state differ only in their capabilities, power, not in their functions. Functions सबके एक जैसे ही होते हैं। They all perform the same functions. That is मतलब most important is survival. और उस सर्वाइवल के लिए जो कैपेबिलिटीज चाहिए वो सबकी थोड़ी थोड़ी डिफर करती है, उस तरीके से ये लोग देखते हैं। सो स्ट्रक्चरल रियलिज्म में आता है पहले केनेट वॉल्ट, उनका जो डिफेंसिव रियलिज्म है, यहाँ पे जर्विस भी आते हैं, या ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर ओवर एजेंसी, इंटरनेशनल सिस्टम लिमिट स्टेट बिहेवियर, या बायपोलर स्टेबिलिटी, मतलब बायपोलर वर्ल्ड जो कोल्ड वॉर में था वो कैसे मोर स्टेबल है रादर देन मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में बहुत सारे पोल है ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेशन स्ट्रांग है, तो भाई किसी का एक मिस कैलकुलेशन वॉर की तरफ लेके जाएगा, इस तरीके से।
एंड लेवल ऑफ एनालिसिस जो है किस कोई भी डिसीजन के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एटलीस्ट। मतलब जब मैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एक्चुअली ये जो बुक मैं दिखाना चाहता था आपको, सुमित गांगुली का जो ये इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बुक है, इसमें ये अप्लाई किया है ये अप्रोच। ठीक है, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी डिसीजन होता है, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल ले लिया, नॉन अलाइंड मूवमेंट इंडिया ने फाउंड किया या इंडिया उसका पार्ट बना, तो इसको इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब नेहरू का क्या रोल था उसमें, नेहरू के खुद के वैल्यूज क्या थे, वो कैसे कैपिटलिज्म को और कॉलोनियलिज्म को क्लब करके देखते थे, और कैसे उस तरीके से उनके वैल्यूज बने हैं और उन्होंने फिर डिसाइड किया। ठीक है, या स्टेट लेवल पे देखे तो डोमेस्टिक लेवल पे क्या क्या हो रहा था, हमारा जो ऑलरेडी हम इतना हार्ड अर्न 150-200 साल की लड़ाई के बाद हमें फ्रीडम मिला, तो भाई और से किसी ग्रुप में ज्वाइन करना, मतलब यूएस है, यूएस ऐसा डिक्टेट करेगी हमारी फॉरेन पॉलिसी, तो हमारा फ्रीडम कहाँ रहा, कुछ नहीं, ऑटोनॉमी कुछ नहीं। तो क्या हम ये खो देना चाहते थे ये सब? तो ये सब पूरा स्टेट लेवल पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या था, वहां पे कौन डोमिनेंट थे, यहाँ पे अपोजिशन में लेफ्ट पार्टीज थी तब, और मतलब वो सारा तो यूएस के पास तो जा ही नहीं, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे भी प्रेशर था। तो इस तरीके से, और सिस्टम मतलब तब क्या था, दो ब्लॉक्स बने हुए थे, वो क्या डिक्टेट कर रहे थे हमारे पॉलिसीज को, क्या कर रहे थे, वो पूरा सिस्टम भी। तो अलग अलग लेवल्स पे देखा जाएगा कि कोई डिसीजन कैसे लिया जा रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या फैक्टर्स थे, स्टेट डोमेस्टिक लेवल पे क्या फैक्टर्स थे, और सिस्टम लेवल पे क्या फैक्टर्स थे। ठीक है, तो मैन स्टेट वॉर, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वर्ल्ड का। ठीक है, देन जॉन मर्शेमर आते हैं, ऑफेंसिव रियलिस्ट है ये। Power maximization, states are not satisfied with enough power, they seek hegemony to ensure the absolute security। तो hegemon, रीजनल hegemon बनना है हर स्टेट को। ठीक है, और यूएस वगैरह इनको तो ग्लोबल hegemon बनना है। सो ट्रेजेडी, द ट्रेजेडी इज दैट स्टेट्स आर फोर्स्ड टू बी एग्रेसिव, नॉट बिकॉज दे आर इविल बट बिकॉज दिस सिस्टम ऑफर्स नो अदर गारंटी, मतलब कुछ और है ही नहीं तो क्या करेगा, मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे ईरान के ऊपर अटैक किया इसराइल या यूएस ने, और मतलब पूरा उनका ग्लोबल स्पेस, ऊपर जो एयर स्पेस था वो पूरा कैप्चर कर दिया था, मतलब, और कुछ ज्यादा बचा ही नहीं ईरान के पास। तो तब तो कुछ आया ही नहीं कोई इंटरनेशनल सिस्टम में, मतलब क्लियरली किसी कंट्री की सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है। उसमें भी बहुत सारे लेयर्स है। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि ईरान बहुत ही इनोसेंट वगैरह देश है, ऐसा भी कुछ नहीं। वहां पे भी जो प्रॉक्सी वॉर हो रहे हैं या अलग अलग पूरे जो उनके प्रॉक्सी नेशन, जो बाकी के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कुछ है, तो बहुत सारे हमर्स वगैरह ये सब, मतलब सब ग्रे एरिया में ही देखा जाएगा इसको। तो उनका द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स वगैरह ये सब कुछ बुक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो ग्रेट डिबेट, डिफेंसिव वर्सेस ऑफेंसिव रियलिस्ट। ठीक है, ये वॉल्ट है, ये मर्शेमर है, इनके बीच का डिबेट सॉर्ट ऑफ इसको बोला जाएगा। तो वो वॉल्ट है या वॉल्ट है, जर्विस, ये सब आते हैं और डिफेंसिव रियलिज्म में। ठीक है, तो इनका है कि स्टेट सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये ऑफेंसिव रेस्ट मर्शिमर बोलते हैं नहीं, पावर मैक्सिमाइज कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी है कि स्टेटस को मेंटेन करना है, एक्सेसिव एग्रेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि वो फिर ट्रिगर कर जाता है एक कोएलिशन अगेंस्ट अदर। यहाँ पे है एक्सपांशन, भाई जितना चाहिए उतना एक्सपांशन करो, रीजनल हेजिमॉन बनो, ओनली वे टू सेव इज टू बी मोस्ट पावरफुल। यहाँ पे पावर जो है वो मीन्स टू सिक्योरिटी, पावर एज ए मीन्स टू सिक्योरिटी, टू मच पावर इज ए डेंजरस। यहाँ पे पावर इज एंड इन इटसेल्फ, मतलब पावर ही सब कुछ है, पावर यू कैन जस्ट नेवर हैव टू मच पावर, मतलब टू मच ऐसा कुछ है ही नहीं, पावर चाहिए ही चाहिए, जितनी चाहे कम ही है। ठीक है, और यहाँ पे केनेट वॉल्ट आएगा, स्टीफन वॉल्ट आएगा, रॉबर्ट जर्विस आएगा, यहाँ पे जॉन मर्शिमर। ठीक है, so there are some other branches of realism. The first is strategic realism of Thomas Schelling. So focuses, it ignores causes of war, जैसे ह्यूमन नेचर के कारण हो रहा है, स्ट्रक्चर के कारण हो रहा है, ये सब जरूरी नहीं है। ये फोकस करता है गेम थ्योरी पे, that how decisions are being made, strategic decision making, etc etc। ठीक है, so diplomacy is like a bargain, one country is bargaining another या जो भी हो रहा है ये सब। so it analyzes how state use threats and promises, coercions to get what they want। जैसे ट्रम्प हमें फोर्स कर रहा है ना कि भाई देखो, रशिया से ऑयल मत खरीदो, अगर खरीदो तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। अभी जो भी ट्रेड डील हुआ है उसमें भी वो यही कहा है कि फिर से अगर हम हमारे लोग देखेंगे, आप ऑयल तो नहीं खरीद रहे रशिया से, अगर आपने खरीदा तो मैं तुरंत लगा दूंगा आपके ऊपर। तो ये सब क्या होता है, या ईरान के अगेंस्ट कुछ मतलब सैंक्शन लगा दिए, रशिया के अगेंस्ट सैंक्शन लगा दिए। तो ये सब क्या है कि मतलब थ्रेट देना, ये सब ये हो रहा है, बार्गेनिंग वगैरह हो रहा है इंटरेस्ट लेवल पे। ठीक है, स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इंपॉर्टेंट बुक्स है। देन यहाँ पे आता है सेकंड इज न्यू क्लासिकल रियलिज्म, उसमें फरीद जकारिया आते हैं, ये बहुत अच्छे हैं एक्चुअली। इनका जीपीएस करके एक शो आता है इनका सीएनएन पे, बहुत अच्छा है। ये इंडिया को बहुत फेवर करते हैं, या इंडिया के यूएस में एक हमारा एक सॉर्ट ऑफ गुडविल जैसा है। ठीक है। हम्म। तो एक न्यू क्लासिकल रियलिस्ट ये क्या करता है कि कंबाइन करता है सिस्टमेटिक वेरिएबल, जो न्यू रियलिस्ट बोल रहे थे ना, स्ट्रक्चर सिस्टम प्लस डोमेस्टिक वेरिएबल्स। ठीक है, जो क्लासिकल रियलिस्ट लोग बोलते थे कि ह्यूमन नेचर वगैरह सब, दोनों को क्लब किया जा रहा है। ठीक है, सो फॉरेन पॉलिसी इज ड्राइवन बाय इंटरनेशनल स्ट्रक्चर,
बट ऑल्सो इट इज फिल्टर्ड थ्रू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो भी लीडरशिप है उनके जो परसेप्शन है, रिजिम टाइप कौन सी है, कौन से कंट्री में अथॉरिटेरियन कंट्री है, डिक्टेटरियन कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेमी सॉर्ट ऑफ है, सेमी अथॉरिटेरियन वगैरह वगैरह, तो ये सब भी चीजें डिसाइड करती है। सो एनार्की प्लस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज इक्वल टू फॉरेन पॉलिसी, इस तरीके से, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ पावर, ये बुक फरीद ज़कारिया का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन शिकागो बॉयज, टेक्नोक्रेटिक रियलिज्म, ये सब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, तो यहाँ से ये थोड़ा बहुत आया है। मतलब ये कुछ स्कॉलर्स थे शिकागो यूनिवर्सिटी में। सो दे रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ रियलिस्ट न्यूलिबरल्स प्रिंसिपल इन इकोनॉमिक स्फीयर, तो इकोनॉमी में लेके जा रही है ये सब प्रिंसिपल्स को, स्टेट क्राफ्ट को, ठीक है। सो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएस एकेडमिया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो इन्होंने चिले का स्टडी किया, या बाद में फिर इसमें मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह, ये सब ये भी लोग कुछ कुछ थे। और टेक्नोक्रेटिक कल्चर में टेक्नोक्रेट्स किसको बोला जाता है, जो अभी ब्यूरोक्रेट्स को टेक्नोक्रेट्स बोला जाता है कुछ कुछ। तो इट क्रिएटेड अ पॉलिटिकल क्लाइमेट वेयर टेक्निकल एक्सपर्ट्स रिप्लेसेस इलेक्टेड पॉलिटिशियंस इन डिसीजन मेकिंग, viewing the economy as a strategic sector to be managed without democratic input, a form of economic realism। तो ऐसा कुछ इकोनॉमी को हमेशा ना पॉपुलर प्रेशर से दूर रखा जाता है, थोड़ा अलग रखा जाता है, ऐसा ये लोग प्रपोज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी डोमेस्टिक प्रेशर नहीं बिल्डअप करना है, जो भी हमें नहीं पता भाई कैसे इकोनॉमिक डिसीजंस हो रहे हैं, कैसे टैक्सेस डिसाइड किए जा रहे हैं, कैसे पॉलिसीज हो रही है, कैसे ट्रेड डील्स हो रहा है। तो अब ट्रेड डील जो हो रहा है, तो मतलब इस तरीके से थोड़ा बहुत टेक्नोक्रेट्स ऊपर डिसीजन ले रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके से। और कोई पॉपुलर प्रेशर नहीं बिल्डअप होने देना है, एटलीस्ट अवॉइड करना है। लेकिन वो होगा नहीं होगा पता नहीं ना, एट दिन फार्मर प्रोटेस्ट होगा, जो भी होगा वो तो होना ही है। मतलब इस तरीके से ये लोग लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसके ये अगेंस्ट है एक्चुअली पॉपुलर प्रेशर वगैरह इन सब के। सो की टर्म्स एंड कंसेप्ट्स कुछ कुछ देखते हैं। सिक्योरिटी डिलेमा, जॉन हर्स, मतलब ये हमने देखा ही कि सिचुएशन वेयर वन स्टेट इंक्रीजिंग इट्स सिक्योरिटी, बिल्डिंग वेपन्स एक्सेट्रा इनएडवर्टली थ्रेटन्स अदर, तो वो भी बिल्डअप करेगा, वो भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएगा, वो भी नए वेपन्स खरीदेगा। जैसे इंडिया ने कुछ खरीदा तो पाकिस्तान भी कुछ खरीदेगा, चाइना भी कुछ खरीदेगा, ठीक है। तो मतलब एक ये तीनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट हमेशा मतलब खरीदते रहेंगे अलग अलग वेपन्स, अलग अलग। वो एक खरीदा तो बाकी के दो खरीदेंगे, इस तरीके से मतलब। तो ये सब इस तरीके से चलता है, ठीक है। सो एट दिन क्या होगा, लेस लेस सिक्योरिटी टू एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर, पॉलिसी ऑफ स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट मतलब प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट अनदर, तो वो बैलेंस करेंगे, अलायंस करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। जैसे नाटो और सा था, या तो अलग अलग ये सब सीएटो वगैरह ये सब जो बना हुआ था, ठीक है। रिलेटिव गेन्स, रियलिस्ट वरी अबाउट हु गेन्स मोर, इवन इफ बोथ साइड्स गेन, इफ माय नेबर गेन्स मोर आई एम वीकर। तो भाई मतलब एब्सोल्यूट गेन है, मतलब उसने थोड़ा भी गेन कर दिया ना, तो तुम मतलब तुम वीक हो गए तो तुम्हें गेन करना है, तुमने थोड़ा गेन किया तो वो बोलेगा मैं वीक हो गया, अब मुझे और गेन करना है। तो एब्सोल्यूट गेन्स की बात करेंगे, विन विन या इस सब चक्कर में ये नहीं फंसेंगे, ठीक है। प्रिजनर्स डिलेमा, गेम 3 यहाँ पे आती है कि सिनेरियो यूज्ड बाय रियलिस्ट टू शो व्हाई कोऑपरेशन इज डिफिकल्ट इवन व्हेन इट इज रैशनल। हाँ, कोऑपरेशन रैशनल है लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है, सिस्टम ही सब सिक्योरिटी डिलेमा वाले सिस्टम है, रिलेटिव गेन्स वाले सिस्टम है, बैलेंस ऑफ पावर की सिस्टम है, कहाँ पे कोऑपरेट करोगे आप, ठीक है। देन बिलाट बॉल मॉडल, एक न्यूरलिस्ट व्यू, ये भी हमने डिस्कस किया कि कैसे रिजिम टाइप, टाइपोलॉजी एक्सेट्रा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज बिल्कुल मैटर नहीं करती है। स्टेट बाउंसेस ऑफ ईच अदर बेस्ड ऑन देयर एक्सटर्नल फोर्सेस, पावर स्ट्रक्चर जो भी है, ठीक है, हार्ड पावर जो है। कुछ कुछ जैसे पॉलिटिक्स अमंग नेशन, मॉर्गन का बुक बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्ट्रक्चर इज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एजेंट्स, केनेट ऑल बोलता है। केनेट ऑल से रिलेटेड टू न्यूरलिस्ट थ्योरी। मॉर्गन के कौन से प्रिंसिपल नहीं है, तो इसमें पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय यूनिवर्सल मोरल, ये तो मतलब यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज को पूरा रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। कोर ऑफ रियलिज्म क्या है, पावर, स्टैटिज्म, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प, ठीक है। एथरोप टू 20 years क्राइसिस, एच कार का बुक है। रियलिज्म में हैंस मॉर्गन तो आता है, डिफेंसिव रियलिज्म में केनेट वॉल्ट, स्टीफन वॉल्ट, जर्विस, ये सब आते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रियलिज्म।